नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीएससी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में ज़रूर आ चुके हैं और आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप बैठ करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो बेटर वे इज़, अब आपको क्या करना है, आपको वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, उन एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करना है। हालांकि देखिए, आपने जब वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं एक बारी तो आपको जस्ट रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो आप जस्ट रिवाइज़ कीजिए और बिल्कुल स्मार्ट स्टडी कीजिए। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं और ये वही एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अदर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। जैसे कि आपको कौन से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपको आर्मी स्कूल की टीजीटी की, केवीएस के टीजीटी की, यानी ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी केवीएस में आ चुके हैं, एनवीएस में आ चुके हैं, DSSB में आ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही राजस्थान में आ चुके हैं, यूपीपीसीएस प्री में आ चुके हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट्स में आ चुके हैं टीजीटी एग्जाम्स के लिए, तो वो एरिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की सीरीज़ में हम वही सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक सदस्य बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, जहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में देखे जा चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट एस्कोमाइसिटीज़। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन किस सेट आपको देख रहे हैं, जो आप सीरीज़ देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है, यानी कि इन्हीं में से कई सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशंस में देखेंगे। बिल्कुल उसी पैटर्न में हम क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए, ठीक है। और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है, टॉपिक कवर करने की कोशिश की है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशंस में बनते हैं, ठीक है। और वो सारे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते उन सब एरिया को बिल्कुल स्किप कर देना आप सभी को, और वो एरिया से क्वेश्चन आप यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत फास्ट रिवीजन है आप सभी के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो और आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके टीजीटी एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने में। इसके साथ अगर आप पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशंस में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन गाइस सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जो कमेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल करके हमारे जो मेहनत है उसको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका एस्कोमाइसिटीज़ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एस्कोमाइसिटीज़, यानी कि एस्कोमाइसिटीज़ में दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। पहला देखिएगा, दे आर यूनिसेलुलर और विथ एज वेल एज मल्टी सेलुलर, यानी कि सारे के सारे जो एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा है दे आर पैरासाइट, यानी कि परजीवी होते हैं। सेप्रोफाइटिक, यानी कि सड़ी गली चीज़ों पे जीने वाले होते हैं। कॉप्रोफिलस, यानी कि गोबर जो होता है ना, गोबर पे उगने वाले। और दूसरा देखिए थर्ड ऑप्शन है न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स और ईस्ट, ये सभी एस्कोमाइसिटीज़ को बिलोंग करते हैं। लास्ट है आपका सिनोसिटिक माइसीलियम, यानी कि सिनोसिटिक टर्म मतलब होता क्या है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि ये आपका पूरा माइसीलियम है। तो इसके अंदर अगर न्यूक्लियस पूरा रोटेट कर रहा है, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्टेज, ठीक है, रोटेट कर रहा है यहाँ पे, तो आपका कहलाएगा सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिनोसिटिक माइसीलियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिनोसिटिक माइसीलियम के बारे में कह रहा है कि सिनोसिटिक माइसीलियम जो है आपको एस्कोमाइसिटीज़ में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपने तीनों देखे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि
जितने भी एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं ये यूनिसेलुलर और साथ साथ में मल्टीसेलुलर भी होते हैं। पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं। इसके अलावा न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स और ईस्ट जो होते हैं सभी किसको बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसिटीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है आपका डाइकैरियोफेज एंड सेप्टेट। सेप्टा मतलब होता है वॉल, ठीक है, जो थैलस होता है ना, थैलस होता है या फिर जो आप माइसीलियम कहते हैं। तो इन सब के बीच में अगर आपको इस टाइप की कटिंग्स नज़र आती है, जैसे मान लीजिए एक फिलामेंट है, इसके अंदर आपको इस टाइप की कटिंग्स नज़र आती है, तो दीज आर कॉल्ड सेप्टा, ठीक है। तो डाइकैरियोटिक फेज में यानी कि 2 न्यूक्लियस वाले फेज के अंदर माइसीलियम सेप्टेट, सेप्टेट माइसीलियम और जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है कौन से चारों ऑप्शंस में से किसी का। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर बी है फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर सी है ड्यूटेरोमाइसिटीज और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज इन सभी के अंदर डाइकैरियोफेज यानी कि 2 न्यूक्लियस नज़र आते हैं, ऐसी एक फेज इनके अंदर आती है। इसके अलावा इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, यानी कि यहाँ पे आपको एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, सेल्स के सॉरी माइसीलियम के बीच में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फंजाई प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स इन क्रॉप प्लांट्स, यानी कि चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ऐसा कौन सा फंगस है जो कि जहरीले पदार्थ या विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं अनाजों या फसलों के अंदर, ठीक है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कोलियोट्राइकम, ऑप्शन नंबर बी है एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका BNC बोथ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों, यानी कि कोलियोट्राइकम और एस्परजिलस दोनों के दोनों एक विषाक्त पदार्थ फसलों के ऊपर रिलीज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। पहला देखिएगा, न्यूरोस्पोरा इज वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक स्टडीज, यानी कि न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक स्टडीज के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम कल की वीडियो में चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने कल की वीडियोस को काफ़ी डिटेल में देखा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देखिए जितने भी हम वीडियो जहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वो सभी प्रश्न हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। क्या ईस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? अगला देखिएगा, पेनिसिलियम स्पीशीज आर यूज्ड इन चीज़ प्रोडक्शन, यानी कि पेनिसिलियम जो होता है वो चीज़ प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट देखिएगा, नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि सबके सब सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, एर्गोट इज कॉज्ड बाय व्हाट, यानी कि जो एर्गोट है उसके द्वारा कौन सी जो डिजीज है वो फैलती है, ठीक है। सॉरी, एर्गोट ऑफ राई, तो ये एक डिजीज़ का नाम है, सॉरी बाय मिस्टेक। एर्गोट जो होता है वो किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है, किस फंजाई के द्वारा फैलता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लेविसेप्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका एस्परजिलस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लेविसेप्स जो होता है इसके द्वारा डिजीज़ होती है जिसे कहा जाता है एर्गोट ऑफ राई, ठीक है। कई बार हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, जब हम बॉटनी की क्लास को लेकर के चल रहे थे तो हमने क्लेविसेप्स, एल्ब्यूगो, यूस्टिलागो सभी के बारे में काफ़ी डीप में डिस्कशन की थी, ठीक है। इसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम की डेट पास आ गई और आपके एग्ज़ाम की डेट मतलब फिक्स हो चुकी थी, उसके टाइम से हम फिर प्रैक्टिस सेट का जो वीडियोस था वो चलाने लगे, क्लासेस लेने लगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटरप्शन हुआ क्योंकि हम सिलेबस कवर नहीं कर पाए। तो गाइस टाइम बहुत कम था सिलेबस कवर करने के लिए, और अगर आप सिलेबस कवर करते तो सिलेबस कवर भी नहीं हो पाता और प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। तो फिलहाल टाइम कम है तो आपके लिए प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी सब कॉन्सेप्ट ये वही है जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ था। कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपने 10th और 12th में पढ़ा था, ठीक है। तो पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये सभी जानते हैं, वरना कोई या ग्रेजुएशन या BSc MSc करके तो यहाँ तक पहुँचा नहीं होता,
ठीक है। और आपने जब टीजीटी का फॉर्म भरा है दैट मीन्स कि आपके अंदर एबिलिटी है वो चीज़ें करने की जो कि एक वॉरियर को चाहिए। और ये आपके लिए जो एग्ज़ाम है आपके लिए एक प्रकार का युद्ध ही तो है। इसमें कई सारी रुकावटें आती हैं जिसमें आपको हैवी नींद आती है, खाने का मन नहीं करता है, बस करता है घूमते रहें मोबाइल पे, फेसबुक या फिर सोशल मीडिया से अटैच रहें। तो कई सारी चीज़ें ऐसा होता है कि लाइफ में जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपको खींचते हैं वहाँ से, ठीक है। और ये तभी होता है, ज़्यादा नींद आना, बोरिंग महसूस करना, पढ़ने का मन न करना, ये तभी होता है जब आपके एग्जामिनेशंस पास आते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो ओवरकम कर जाता है ना, वही अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम बना पाता है। तो आपको इन सब चीज़ों में फंसना नहीं है। तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न श्रृंखला के अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एफ्लाटॉक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी टीजीटी के एग्जामिनेशंस के लिए। निम्न में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है चारों में से जो एफ्लाटॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है। ध्यान दीजिएगा, एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का विषैला पदार्थ है जो कि जो कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो इन ऑप्शंस में दिया उनके द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फंजाई। आंसर तो आपको पता ही चल गया, चलिए कोई बात नहीं। पहला है आपका फंजाई, दूसरा है आपका वायरसेस, तीसरा है निमेटोड्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि फंजाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्परजिलस हैज़ डैश हाइफे, यानी कि एस्परजिलस का हाइफा कैसा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ए सेप्टेट एंड यूनी न्यूक्लिएट। ऑप्शन नंबर बी है ए सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। ऑप्शन नंबर सी है आपका सेप्टेट एंड यूनी न्यूक्लिएट और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट होता है एस्परजिलस का हाइफा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डाई कैरियन फेज हैज़, यानी कि जो डाई कैरियन फेज होता है वो उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है वो क्या है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी है आपका 2 सिमिलर न्यूक्लियाई। ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 डिसिमिलर हैप्लॉयड न्यूक्लिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर 2 डिसिमिलर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं, उन्हें डाई कैरियन फेज कहा जाता है। 2 डिसिमिलर मतलब या तो एक न्यूक्लियस बड़ा होगा एक छोटा, या फिर ऐसा होगा कि एक जो न्यूक्लियस होगा वो आपको थोड़ा सा सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा और एक थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक न्यूक्लियस, देखिए दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे हैप्लॉयड फेज में ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब कैरियन वर्ड का यूज़ आता है ना तो आपको पता होना चाहिए इस कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, कहीं पे भी है। जैसे हिपैटिक मतलब होता है लीवर, रीनल मतलब होता है किडनी। तो इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना जो किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लेविसेक्स प्रोड्यूसेस। क्लेविसेप्स जो होता है वो किसका प्रोडक्शन करता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका LSD। ऑप्शन नंबर बी है आपका मैरिजोना। ऑप्शन नंबर सी है आपका गांजा और ऑप्शन नंबर डी है आपका चरस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लेविसेप्स जो होता है वो LSD की जो है प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, माइकोराइजा शोज एंडेमिज्म। ऑप्शन नंबर बी है एंटागोनिज्म। ऑप्शन नंबर सी है पैरासिटिज्म और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिम्बियोसिस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिम्बियोसिस। तो माइकोराइजा क्या होता है, सिम्बियोसिस शो करता है किसके साथ में, ये आपको बताना है। तो चलिए, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वरना आंसर जान लीजिए प्लांट्स के साथ में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा एस्कोमाइसिटीज़ का टॉपिक था वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते थे हमने यहाँ पर कवर किया, ठीक है। करीबन 10 के करीब में क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो हमारे सेकंड सेक्शन का जो टॉपिक है वो है राइजोपस, ठीक है। तो राइजोपस से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है, द सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द फंजाई कंटेन्स, यानी कि जो अधिकतर जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, आपको बताना है। चारों केमिकल्स के नाम देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हेमीसेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी है काइटिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेलुलोज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फंजाई के अंदर क्या पाया जाता है, फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटिन पाया जाता है। काइटिन इज व्हाट, तो काइटिन क्या है आपका एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दूसरी चीज़ सेलुलोज, तो सेलुलोज हमेशा प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। एक चीज़ और कि हमारी बॉडी यानी कि ह्यूमन्स के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, जबकि रूमिनेंट्स यानी कि जितने भी जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, इन सभी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो पाई जाती है। इसीलिए ज़्यादातर जानवर किस पे फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन, यानी कि सोखने वाला जो परपोषी पोषण का एक तरीका है वो किस में नज़र आता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका फंजाई और ऑप्शन नंबर डी है आपका एल्गी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फंजाई। फंजाई के अंदर एक न्यूट्रिशन पाया जाता है जिसमें वो अपने होस्ट के ऊपर अटैच हो करके एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो करता है। तो कौन सा वो ऑर्गेनेल है जिसके द्वारा वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सोखता है, तो उसका नाम है हाउस्टोरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, यानी कि जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन जो होती है वो किस जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन निम्न में से किस के अंदर, किस जंतु के अंदर, किस फंगस के अंदर नजर आती है, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइजोपस और म्यूकोर, ऑप्शन नंबर बी है आपका पक्सीनिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका अल्टरनेरिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेनिसिलियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यूकोर या फिर राइजोपस के अंदर पाया जाता है जूस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था म्यूकोर का और राइजोपस का, क्या है, जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन, ठीक है। जाइगोस्पोर, जूस्पोर नहीं, सॉरी, गलती से कई बार आपने देखा होगा कि जूस्पोर निकल जाता है, ठीक है। तो माइंड मत कीजिएगा, जो चीज़ें लिखी है यहाँ पे ना उसी को आपको ऑथेंटिक मानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि गाइस हम ह्यूमन नेचर है, कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, यानी कि राइजोपस के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसकी मदद से होती है, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका जाइगोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोटाइल जूस्पोर्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका जू गैमिट्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं इनके द्वारा राइजोपस जो होता है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ध्यान दीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए, सभी के लिए, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशंस में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास डज राइजोपस बिलोंग टू, यानी कि जो राइजोपस होता है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, किस क्लास से संबंधित है, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर बी है आपका काइटिड्रियोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर सी है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज और ऑप्शन नंबर डी है आपका जाइगोमाइसिटीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाइगोमाइसिटीज जो होता है इसके अंतर्गत जो राइजोपस है जाइगोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, ठीक है, या उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ये कह रही है कि डैश, यानी कि दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन सी स्पीशीज है राइजोबियम की या राइजोपस की जिसे कॉमनली ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइजोबियम स्पीशीज, ऑप्शन नंबर बी है राइजोपस ओराइजे, ऑप्शन नंबर सी है आपका राइजोपस न्यूडोसस, ऑप्शन नंबर डी है आपका राइजोपस स्ट्रोलोनिफर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइजोपस स्ट्रोलोनिफर जो है इसे कॉमनली ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन,
ऑफ व्हाट, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है राइजोपस के अंदर वो किन दो चीज़ों की फ्यूजन के बाद होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 2 स्पोरेंजिया, ऑप्शन नंबर बी है 2 स्पोरेंजिया, सॉरी 2 गैमेटेंजिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 गैमेट्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 हाइफा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 गैमेटेंजिया के कॉपुलेशन या फ्यूजन के कारण जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है राइजोपस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो माइसीलियम ऑफ राइजोपस इज, जो माइसीलियम होता है राइजोपस का वो कैसा होता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ए सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए सेप्टेट एंड यूनी न्यूक्लिएट और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेप्टेट एंड कोइनोसाइट्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट जो है वो माइसीलियम वो राइजोपस के अंदर नजर आता है। कैसा ए सेप्टेट, यानी कि थैलस के अंदर, सॉरी कि थैलस जो आपका है कुछ इस प्रकार से है और इसके अंदर सेप्टा की फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा है कि मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब इसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर था राइजोपस का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मियोसिस अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस ड्यूरिंग, यानी कि जो मियोसिस है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं वो किसके राइजोपस में जो जीवन चक्र आता है उसके किस स्टेज में नजर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटेंजियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ, जब जूस्पोर का जर्मिनेशन होता है उस टाइम पे जो होता है मियोसिस होती है, ठीक है। यानी कि जो जूस्पोर्स है ना इनकी फॉर्मेशन के टाइम में जो जूस्पोर्स है हैप्लॉइड फेज में चले जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि राइजोपस के अंदर देखी जाती है वो तो किसके द्वारा होती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्लेमाइडोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर बी है एप्लानोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पोरेंजियोफोर्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो सारे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी राइजोपस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण है। पहला है क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा, दूसरा है प्लानोस्पोर्स के द्वारा, तीसरा है स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा। तो ये जो सेक्शन है हमारा जिसमें हम फंगस की है इसको जिसमें फंगस के राइजोपस सेक्शन पे हमने डिस्कशन किया। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे हमने करीबन वो लगभग सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। तो अगला सेक्शन है हमारा फंजाई, मोल्ड एंड ईस्ट। तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम बेसिक क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एक्सपेक्टेड है आपकी एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़। गाइस एक चीज़ और की देखिए, बार बार मतलब प्रैक्टिस सेट तैयार करते करते थोड़ा सा ह्यूमन मिस्टेक है बाय ह्यूमन नेचर। कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको इनअप्रोप्रिएट लगती हैं, हो भी जाती हैं, ह्यूमन नेचर है, एरर सभी से होता है। तो प्लीज़ आप उस टाइम पे थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लगातार आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आना, फिर क्वेश्चन तैयार करना, प्रिंट करना। तो इधर बीच थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़, लेकिन यहाँ पे जो भी प्रिंटेड मटेरियल है दैट इज़ करेक्ट, तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आंसर भी आपको स्क्रीन पे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ में, अदरवाइज़ हम जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं ना वो बहुत ही बेस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक है हमारा फंजाई, मोल्ड, ईस्ट और इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज की सीरीज़ का, इस सेक्शन का, फंजाइज आर व्हाट। तो फंजाई मतलब कवक क्या होते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक, तीसरा है प्रोकैरियोटिक एंड लैक क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल उसके अंदर अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको पता होगा प्रिमिटिव, यानी जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, क्रोमोसोम्स पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। और देखिए आपका लास्ट ऑप्शन है आपका यूकैरियोटिक, यानी कि एडवांस्ड सेल्स, और लैक क्लोरोफिल, यानी कि जिसके अंदर क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है,
ठीक है, यहाँ भी क्लोरोफिल अनुपस्थित है, यहाँ भी क्लोरोफिल अनुपस्थित है। देखिए, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूकैरियोटिक सेल होते हैं फंजाई जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इन द सेंस कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं और ये अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है यहाँ पे आपके लिए कि फंजाइज आर बेसिकली यूकैरियोटिक यानी कि एडवांस सेल्स होते हैं और स्पोर बियरिंग प्रोटिस्ट होते हैं और इनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, और इनका जो काफ़ी बड़ा यूज़ आप देखेंगे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारी स्टडी की थी फंगस के ऊपर, जिनमें आपका सैक्रोमाइसिस भी आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं जो डिजीज़ेज जिनसे स्मट वगैरह, रस्ट वगैरह रोज़ होती हैं, जिनमें एल्बिगो आपका आता है, यूस्टिलागो आता है, तो उन सब के ऊपर उन्होंने काफ़ी स्टडी की और जो स्टडीज़ हैं वो लगातार चल ही रही हैं। ठीक है, तो फंगस जो होते हैं उनका एक काफ़ी, यानी जो कवक होते हैं ना, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, अगर फंगस बेनिफिशियल है तो हाँ, इनका इक्वली वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट भी देखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाइफल वॉल कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल कंपोज्ड ऑफ व्हाट, यानी कि जो हाइफल वॉल होती है, जो हाइफा होता है, हाइफा होता है, उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, तो उनका फंक्शन क्या होता है? चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हेमीसेलुलोज और काइटिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी है लिपिड्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोटीन्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइफल वॉल जो होती है जो माइक्रोफाइबर्स की बनी हुई होती है फंगस की, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो आपको पता है काइटिन। ठीक है, काइटिन क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है, या हेमीसेलुलोज के नाम से भी आप इसे जानते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानिएगा कि हाइफल वॉल जो होती है फंजाई की, ये माइक्रोफाइब्रिल्स के द्वारा बनी हुई होती है, जिसमें मैक्सिमम पार्ट में आप देखेंगे हेमीसेलुलोज और काइटिन काइटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इसमें ट्रू सेलुलोज जो होता है ये वॉल के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर? लोअर फंजाइज के अंदर। ठीक है, मतलब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जो हायर फंजाइज होते हैं ना, उनके अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है? आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है काइटिन, ये पाया जाता है। ठीक है, लोअर फंजाइज के अंदर आप एक दो केसेस में ट्रू सेलुलोज भी देखेंगे, वरना हेमी सेलुलोज जो होता है यानी कि काइटिन वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सिनोसिटिक हाइफे हैव, यानी कि जो सिनोसिटिक हाइफा है इसका मतलब क्या होता है? तो ऑलरेडी हम ये चीज़ें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसके ऑप्शंस को देख लीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं हमारी, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर इजीली पता चल जाएगा। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सेप्टेट विद यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है सेप्टेट विद मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका नो सेप्टा और ऑप्शन नंबर डी है आपका नो सेप्टेट विद यूनिन्यूक्लिएट सेल्स। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनोसिटिक हाइफा जो होता है उसमें हमने कहा है कि जो न्यूक्लियस होता है ना वो मूवेबल होता है। जैसे मान लीजिए आपका पूरा हाइफा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है, तो न्यूक्लियस पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे हाइफा के अंदर रोटेट करता रहता है। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है कई बार। तो इस टाइप का जो हाइफा है आपको वुचेरिया के अंदर नज़र आएगा। तो आपके एग्जाम से पूछा भी जा सकता है कि वुचेरिया जो है उसका हाइफा किस टाइप का होता है, तो सिनोसिटिक टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फिलामेंट्स दैट द थैलस ऑफ अ फंगस कंसिस्ट ऑफ, यानी जो फिलामेंट्स होते हैं थैलस के अंदर उनका साइज़ कितना होता है आपको बताना है एक फंगस यानी कि कवक के अंदर। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 5 to 10 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 to 10 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के लिए नहीं है, लेकिन जितना भी है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी कि 5 से 10 माइक्रोमीटर के करीब में जो थैलस होता है, यानी जो फंगस की बॉडी होती है उसके जो फिलामेंट्स होते हैं उनकी इतने के करीब में आपको उनकी एग्जिस्टेंस नज़र आएगी। ठीक है, और जनरली देयर ब्रांच्ड, यानी कि इनमें शाखाएं आपको नज़र आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका यही एस्पेक्ट यहाँ पे हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नज़र तो नहीं आएंगे, ऑप्शन आपको यहाँ पे कम से कम 4 ऑप्शन नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे हाँ आपको नॉलेज हो जाएगी कि किस टाइप का इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो छुपा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द ईस्ट सेल और मोल्ड फिलामेंट इज सराउंडेड बाय ए ट्रू सेल। यानी कि जो ईस्ट सेल होती है यानी जो मोल्ड होता है उसका फिलामेंट क्या ये ट्रू सेल का बना हुआ होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है देखिए आपका येस और या ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रू। जो ईस्ट सेल होती है ये एक ट्रू सेल होती है, यानी कि इसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नज़र आएंगे, सेल वॉल नज़र आएगी। ठीक है, तो ये सारे, और यहाँ जो सेल होती है ना वो सेल्फ एग्जिस्टिंग होती है, फ्री लिविंग होती है। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होती किसी पे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि ईस्ट सेल जो होती है उसे मोल्ड फिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है और ये ट्रू सेल वॉल के द्वारा कवर्ड होती है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, एक एक्सेप्शन यहाँ पे स्लाइम मोल्ड, क्योंकि इसके आउटर लेयर में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, अच्छा, इनका जो थैलस होता है ये नेकेड अमीबॉइड मास जो होता है यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है उसके द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है व्हाट डू द टर्म डायमॉर्फिक मीन, यानी कि डायमॉर्फिक जो मतलब होता है इसका मतलब क्या है? ठीक है, डायमॉर्फिक जो टर्म है इसका क्या मतलब है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका बाइसेक्सुअल, ऑप्शन नंबर बी है यूनिसेक्सुअल, ऑप्शन नंबर सी है आपका एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका एग्जिस्ट इन सिंगल फॉर्म। तो नाम से ही पता चल रहा है डाई मतलब होता है 2, ठीक है, मॉर्फिक मतलब होता है फॉर्म्स। तो 2 फॉर्म्स वाला, अब आप देखिए आपका आंसर क्या है। तो आंसर नंबर है आपका सी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी लाइफ टाइम में 2 फॉर्म्स लिए हुए होते हैं तो उन्हें कहा जाता है डाईमॉर्फिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि कुछ जो फंजाई होते हैं वो डाईमॉर्फिक होते हैं, यानी कि ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें कुछ पैथोजेनिक फंजाइज होते हैं जो एक तरफ तो यूनिसेलुलर और दूसरी तरफ एक तरफ तो यूनिसेलुलर नीचे शो करते हैं, जैसे कि आपके ईस्ट होते हैं। ठीक है, ये अपने होस्ट के ऊपर जब डिपेंडेंट होता है तो ये क्या यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही ये ग्रो करना स्टार्ट करता है सेप्रोफाइटिकली सॉइल के अंदर, वैसे ही ये फिलामेंटस मोल्ड टाइप का आपको नज़र आएगा। ठीक है, यानी कि ग्रुप में नज़र आता है। पहले चीज़ कि जब ये पैथोजेनिक फॉर्म में होता है तो सिंगल सेल के रूप में, ठीक है, लेकिन जैसे लेबोरेटरी में या फिर जैसे बियर मेकिंग प्रोसेसेस के लिए या फिर किसी अदर प्रोसेसेस के लिए लैब्स में यूज़ किया जाता है या सॉइल में प्रेजेंट होता है तो आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। तो ये जब हम ईस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना तो हमने इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट हैव फ्लैजेला फॉर द पर्पसेस ऑफ लोकोमोशन। तो ऑप्शन 1 है आपका ट्रू और बी है आपका फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इज योर आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉल्स, यानी ईस्ट के पास कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता लोकोमोशन के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा ईस्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा होता है, ओवल शेप होता है और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ सेल वॉल होता है और यहाँ पे बहुत छोटा आपको बर्ड भी नज़र आएगा कई सारे केसेस में। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, द क्रॉस वॉल्स कॉन्स्ट्रिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड देन ग्रोज इनवर्ट टू फॉर्म सेप्टम। यानी कि ऐसी जैसे सेल का कोई पार्ट होता है वो सिकुड़ता है फिर आगे चल करके अंदर की तरफ वो सेप्टम की फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका हाइफा, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोटोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लाज्मा लेमा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लाज्मा लेमा। यानी कि जो क्रॉस वॉल होती है किसी भी सेल के आउटर साइड में ये सिकुड़ती है और उसके बाद अंदर की तरफ मुड़ जाती है और एक सेप्टम की फॉर्मेशन करती है, तो ये वॉल, इस वॉल का आपका नाम क्या होगा, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि जो क्रॉस वॉल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है जिसे प्लाज्मा लेमा हम कहते हैं, ये अंदर की तरफ मुड़ जाती है और सिकुड़ जाती है। ठीक है, और एक इनकम्प्लीट सेप्टम का फॉर्मेशन करती है और जिसके पास एक सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को अलाउ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स प्लाज्मा लेमा, यानी कि प्लाज्मा लेमा को कौन बाहरी तरफ से घेर करके रखता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका
ऑप्शन नंबर 1 है ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर बी है आपका वॉल, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोटोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइफा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल वॉल के बीच का और प्लाज्मा लेमा का बीच प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच का जो हिस्सा होता है उसे आप क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करती है, यानी कि घेर करके रखती है। ठीक है, अगला चलिए, तो प्रीवियस सेक्शन में हमने करीबन 9 या 10 के करीब में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो उस रेस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके चल रहे हैं दैट इज स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड से जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेकर आए हैं जो हाईली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे करीबन हम 10 या 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, और डेली गाइज आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और जब एग्जाम्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में मिले हुए हैं। ठीक है, और हाँ, जब आप एग्ज़ाम से वापस आएंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में, जब हमारी नई वीडियोस जो भी होगी आप वहाँ पे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ के प्रैक्टिस सेट से वहाँ पर पे देखे। ठीक है, चलिए अभी अपने नए टॉपिक यानी कि स्लाइम मोल्ड जो टॉपिक है हमारा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आप सभी के साथ में डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, स्लाइम मोल्ड्स वर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, यानी कि स्लाइम मोल्ड को आप किस संघ के अंतर्गत, किस किंगडम के अंतर्गत रखेंगे आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका मोनेरा, बी है आपका प्रोटिस्टा, सी है आपका फंज है और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लांटे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखेंगे स्लाइम मोल्ड्स को। ठीक है, क्यों रखेंगे गाइस प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स क्या है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी चीज़ है कि ये क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, जबकि मोनेरन्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन स्लाइम मोल्ड्स, यानी कि स्लाइम मोल्ड के अंदर आपको किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नज़र आते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्यूडो इलेटर्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका इलेटर्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैपिटुलम और ऑप्शन नंबर डी है आपका कैपिलाइटियम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एस्टेरिक मार्क कर लीजिएगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैपिलिटियम जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है स्लाइम मोल्ड्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, वेयर डज द स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है आपको बताना है। तो ऑलरेडी हम ये वीडियो में जब हम काफ़ी डिटेल में स्लाइम मोल्ड के स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पोरेंजियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पोरोफोर और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्यूडोप्लाज्मोडियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पोरेंजियम जो है उसी के अंदर जो है स्पोर फॉर्मेशन होती है, किसके अंदर, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं गाइज आपके थॉट बेस्ड होते हैं, यानी कि आप जनरल सी बात है यहाँ पे, स्पोर फॉर्मेशन आपके प्लाज्मोडियम के अंदर तो होगा नहीं। ठीक है, स्पोरोफोर के अंदर थोड़े से चांसेस बनते हैं, पर हमने आपको स्पोरेंजियम का एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, याद होगा शायद आपको, कि एक कटोरा है जिसके अंदर कई सारे रसगुल्ले रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कटोरा मतलब क्या हुआ आपका, स्पोरेंजियम हुआ, और जो स्पोर होते हैं ना उनको आप रसगुल्लों से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी टेस्टी सा एग्जाम्पल था और कई बच्चों को पसंद भी आया था, और कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था कि मैम बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ये रसगुल्लों वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स डेवलप इनटू, यानी जो स्पोर होते हैं स्लाइम मोल्ड के वो आगे चल करके किस में डेवलप होते हैं आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका अमीबॉइड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका बायोफ्लैजिलेटेड सेल्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्वार्न सेल्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि जो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो इन सभी में डेवलप होते हैं आगे चल करके, किन में, अमीबॉइड सेल्स में, बायोफ्लैजिलेटेड सेल्स में और स्वार्म सेल्स में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम मोल्ड, यानी स्लाइम मोल्ड के एग्जाम्पल कौन से हैं, इन चारों में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका एनाबेना, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइजोपस, ऑप्शन नंबर सी है आपका फाइसेरम और ऑप्शन नंबर डी है आपका थियोबेसिलस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइसेरम। ठीक है, फाइसेरम किसका एग्जाम्पल है, आपका स्लाइम मोल्ड्स का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका स्लाइम मोल्ड्स, एल्गी, प्रोटोजोआ आर रिलेटेड इन हैविंग, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स जो हैं एल्गी और प्रोटोजोआ ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 कि या तो सारे के सारे क्या है यूकैरियोटिक सेल, या तो सारे के सारे क्या है आपके यूकैरियोटिक सेल, या फिर दूसरा बी है आपका सारे के सारे क्या है आपके प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर सारे के सारे के पास फ्लैजिला है, या फिर इन तीनों के पास स्यूडोपोडिया पाया जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो है यहाँ पे इन सभी के अंदर आपको नजर आएगा, यानी कि सबके अंदर डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। सभी के पास जो होता है सभी के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकालना, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक यूकैरियोटिक और एडवांस सेल के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ ट्रू स्लाइम मोल्ड इज, यानी कि जो ट्रू स्लाइम मोल्ड होता है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो आप देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका अकर एज एन इंडिपेंडेंट सेल, यानी कि एक स्वतंत्र सेल की तरह रहती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका एक मल्टी सेलुलर प्लाज्मोडियम स्टेज, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि कई सारे, यानी कि क्या कहते हैं आप न्यूक्लियस को हिंदी में, बहु केंद्रक प्लाज्मोडियम स्टेज जो होती है यहाँ पे नजर आएगी। ऑप्शन नंबर सी है आपका सीक्रेट्स म्यूकोइडल एक्सूडेट, और यानी कि म्यूकस की तरह कुछ लिक्विड टाइप का जो अपने शरीर से बार बार सीक्रेट करते हैं। और लास्ट है आपका नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्लाइम मोल्स होते हैं, ट्रू स्लाइम मोल्स होते हैं, ये सभी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और प्लाज्मोडियम स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8। स्लग फॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड बाय व्हाट, जो स्लग फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा इंड्यूस की जाती है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका ओवर क्राउडिंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्लेंटीफुल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अनफेवरेबल कंडीशंस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस जो है वो स्लग की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, स्लग क्या होता है, तो स्लग मीन्स होता है कि कई बार क्या होता है कि आप चीज़ों को इधर उधर फेंक देते हैं। ठीक है, तो एक लेवल के बाद होता है कि उनमें अजीब सा कंसिस्टेंसी आ जाती है, कलर चेंजेस हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है, तो दैट इज कॉल्ड स्लग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्लाइम मोल्ड्स डिफर फ्रॉम फंजाई इन हैविंग, यानी स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो फंगस से किस तरीके से अलग होते हैं आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फैगोसाइटोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी है अमीबॉइड सेल्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं फैगोसिटिक इन नेचर भी होते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो अमीबॉइड सेल्स की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो दोनों ही आपके आंसर हैं करेक्ट, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका स्पोरेंजिया ऑफ स्लाइम मोल्ड कंटेन, यानी कि जो स्पोरेंजिया होता है स्लाइम मोल्ड का उसके अंदर क्या पाया जाता है, कौन सी स्टेज होती है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है हैप्लॉइड स्पोर्स, ऑप्शन नंबर बी है डिप्लॉइड जाइगोट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका गैमेट्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पोरेंजिया जो होता है स्लाइम मोल्ड्स के अंदर वो हैप्लॉइड स्टेज में प्रेजेंट होता है। तो स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है।
तो कई स्लाइम मोल्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका थी, हमने उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आप सभी के सामने लेकर आया है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पर भी हम करीबन 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और इस सेक्शन में भी आप करीबन 10 से 15 के करीब में 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन की पैटर्न पे ही बने हुए हैं, यानी इसी तरीके के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम्स में भी देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है अभी का, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स लाइक, यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है आप इन चारों में से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका यूग्लिना, स्पाइरोगायरा और पेनिसिलियम। सेकेंड है आपका अमीबा, स्पाइरोगायरा और पेनिसिलियम। ऑप्शन नंबर सी है आपका अमीबा, यूग्लिना और पेनिसिलियम। और ऑप्शन नंबर डी है आपका अमीबा, यूग्लिना और डाई एटम्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्रोटिस्टा होते हैं उसके अंदर आप अमीबा, यूग्लिना और डाई एटम्स को देखते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली मोनेरन और प्रोटिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। तो मोनेरन्स आपकी क्या है, मोनेरा में जितनी भी प्रजातियां आती हैं सभी के सभी क्या है आपकी प्रिमिटिव है। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक है, लेकिन प्रोटिस्टा की जितनी भी हैं वो सभी यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, दोनों सिंगल सेल हो सकती हैं, ठीक है, ये मान सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो यही है कि मोनेरन्स क्या होते हैं आपके, ये यूनिसेलुलर के साथ साथ प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, जबकि आपके यूकैरियोट्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटिस्टेंट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस था जो आपको हर जगह अप्लाई करने, चाहे आप किसी टाइप के भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टेंट जो होते हैं ये उस ग्रुप के ये जितने भी प्रोटिस्टेंट्स होते हैं ना सभी वो यूकैरियोटिक होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये एक एनिमल नहीं होते, ना प्लांट होते हैं और ना ही फंगस, लेकिन प्रोटिस्टेंट के जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है इसके अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना और डाई एटम्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होते हैं, लेकिन फंगस भी नहीं होते। ठीक है, और सबसे बड़ी सोचिए, अगर हम आज के जब इतना पढ़ लिख कर सोचिए, हर कोई आजकल MSc BSc कर लेता है, तभी हम इतने डाउटफुल कंडीशन में कि ना यूग्लिना को हम प्लांट की कैटेगरी में रख सकते हैं ना ही एनिमल की कैटेगरी में। तो सोचिए जिन लोगों ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि कॉल वॉइस जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया था, RH विटेकर जिन्होंने 5 सिस्टम दिया था। ठीक है, और इसी तरीके से कार्लबर्ग ने भी जो क्लासिफिकेशन दी थी, तो कई सारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने या बॉटनिस्ट कहें जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, उनको कितनी दिक्कत हुई होगी इन सब ऑर्गेनिजम्स को अलग से कैटेगराइज करने में। ठीक है, तो चलिए खैर अब तो क्लासिफिकेशन जो है सभी के सामने ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बायोलुमिनेंस इज एग्जिबिटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है आपके TGT के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो बायोलुमिनेंस देखिए आपके PGT राजस्थान में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए एस्टेक मार्क करना है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, बायोलुमिनेंस एक ऐसी फेनोमेनन होती है जिसमें जो बॉडी होती है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपनी बॉडी से लाइट रेज एग्जिबिट करता है। ठीक है, लाइट रेज छोड़ता है। ठीक है, शरीर से रोशनी की तरह छोटी छोटी जो रेज होती हैं लाइट की, रोशनी की, वो अपने शरीर से निकालता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्लोरेला, ऑप्शन नंबर बी है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी है आपका हिरिडोनेरिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिराटिनम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिराटिनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगला क्वेश्चन में देखिए, अच्छा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिएगा कि बायोलुमिनेंस जो होता है एक ऐसा फेनोमेनन होता है, एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसी परिघटना होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर से लगातार जो रोशनी की किरणें हैं वो निकलती रहती हैं, और ये भी किससे, जीवित प्राणी के शरीर से। ठीक है, तो सिराटिनम क्या है, बायोलुमिनेंस शो करता है। ऐसी मछलियों में देखिए एंजेलर जो फिश होती है उसके बिल्कुल ऊपर से एक कील की तरह निकली होती है और उसके अंदर से लगातार रोशनी निकलती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटिस्टा डिफर्स फ्रॉम मोनेरन्स इन हैविंग, यानी कि जो प्रोटिस्टा है वो मोनेरा से कैसे डिफरेंट है आपको बताना है, कैसे अलग है आपको बताना है। तो अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, आप देखिए उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे भी आपको एस्टेक मार्क करना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सेल वॉल, ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्लैजेला और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोटिस्टा यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटिस्टेंस, अभी हमने कहा कि प्रोटिस्टेंस क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि इनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि जो मोनोरेंस होते हैं उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस कहाँ से होगा, तो ये जो न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो उनके पास डबल वॉल कहाँ से होगी, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि मोनेरा जो है ये ऐसा किंगडम है जिसमें जितनी भी प्रजाति हैं सभी की सभी यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में देख लीजिए तो सारे प्रोटिस्टेंट्स के जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन सभी के पाई जाती है, ठीक है, और बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं मोनेरन्स के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, यानी जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं इनको आप किस में रख सकते हैं, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फंजाई, ऑप्शन नंबर बी है आपका आर्की, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोनेरा और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोटिस्टा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटिस्टेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गाइस ये चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। पहला चीज़ कि प्रोटिस्टेंट्स क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं जिन्हें कि प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। लेकिन ये कैसे होते हैं, पैराफाइलेटिक ग्रुप को शो करते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले यूकैरियोट्स थे, यानी कि जब लाइफ धरती के ऊपर सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले मोनेरन्स के बाद जो यूकैरियोट्स आए, मतलब मोनेरन्स तो आपकी प्रोकैरियोटिक है, मोनेरन्स के बाद जो है वो थे प्रोटिस्टेंट्स, ठीक है। तो प्रोटिस्टेंट्स ने क्या किया, अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो यूकैरियोटिक बना लिया। क्यों, क्योंकि तब का माहौल बिल्कुल ही अलग था, ठीक है, और इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको स्टिक मार्क करना है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी के सामने ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन सेम था गाइज, लेकिन आंसर्स बिल्कुल ही डिफरेंट थे, मतलब ऑप्शंस टोटली डिफरेंट थे, आपको यहाँ पे भी डिफरेंट मिलेंगे। तो आप उस टाइप के भी क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आपका सिमिलर है, दोनों डिट्टो सेम है, लेकिन आंसर्स आपके डिफरेंट है, ऑप्शन बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब आप इनमें से छाटिए कि स्लाइम मोल्ड के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो पाया जाता है, ठीक है। चारों में से आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका इलेटर्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्यूडो इलेटर्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैपिटुलम, कैपिलिटियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका सारनेस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैपिलिटियम जो होता है इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसके अंदर, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं इनके पास स्यूडो इलेटर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इसी कारण यहाँ पे एक लार्ज बैग साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसके पास कई सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा, यानी कि जो प्रोटिस्टेंस है उसके पास इन चारों में से कौन सा कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होता है, आपको बताना है। देखिए नहीं पूछा है, ठीक है। जब भी आपका नहीं टाइप का क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में वर्ड आता है तो उसको आपको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। कई बार अब जब एग्जाम्स में अपीयर होते हैं ना तो वहाँ पे पूछता है कि इनमें से क्या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने वाले का ट्रिक होता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो आप जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, आप देखते हैं सारे ऑप्शन तो मिलते जुलते हैं, हाँ ये वाला सही होगा, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से क्या नहीं है तो आप वो नहीं देखकर नहीं को आप बिल्कुल भूल जाते हैं, आप उस क्वेश्चन को लगा देते कि हाँ क्या है वो पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछे जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरलाइन द नॉट वर्ड, ठीक है। चलिए अभी तो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको बताना है कि जो प्रोटिस्टेंट्स होते हैं उनमें निम्नलिखित में से चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं पाया जाता। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रोटिस्टेंट्स आर प्रोकैरियोटिक, बॉडी और बी है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर, ऑप्शन नंबर सी है आपका सम प्रोटिस्टेंट्स हैव सेल वॉल और ऑप्शन नंबर डी है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन सेल्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
यानी कि जितने भी प्रोटिस्टेंस होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये आपका सबसे गलत है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है कि सारे प्रोटिस्टेंस क्या होते हैं, आपके यूकैरियोटिक यानी कि एडवांस सेल्स होती है। इसके अलावा ये सारे जो हैं आपके, ये सभी करेक्ट हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्लैरिफिकेशन में आपको इतना ज़्यादा इलाबोरेट करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से। क्वेश्चन है आपका, रेड टाइड जो डिजीज़ है, जो रेड टाइड है, डिजीज़ नहीं सॉरी, रेड टाइड जो है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका नुक्टिल्यूका, ऑप्शन नंबर बी है आपका गोनाइलॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका जिम्नोडिनियम, ऑप्शन नंबर डी है आपका नॉक्टिल्यूका और गोनाइलॉक्स, और लास्ट है आपका गाइनीमोडियम, ठीक है। अब इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों जो है आपके, ये सभी क्या है, रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब देखिएगा कि रेड टाइड है क्या। तो रेड टाइड इज़ अ एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब आप कहें पानी की बीमारी, आप इसे ये भी कह सकते हैं। बीमारी मतलब कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, नेचर के लिए जो चीज़ ख़राब होती है, जैसे एल्गल ब्लूम के बारे में आप जानते ही हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। ये टर्म्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। तो एल्गल ब्लूम जो है, जब भी एल्गी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, तो ये इनका जो कोस्टल वाटर होता है ना, उसका कलर ये डिस्कलर, मतलब ये डिस्कलर हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसके कारण, ये जिसके कारण होता है फेनोमेनन, वो होता है नॉक्टिल्यूका, गोनाइडोलेक्स, और लास्ट है आपका जिम्नोडिनियम, ठीक है। तो ये चारों रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अब देखिए एल्गल ब्लूम क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। एल्गल ब्लूम मतलब ये आपकी वाटर बॉडी है, मतलब तालाब वगैरह है, ठीक है। थोड़ा सा तालाब का शेप बिगड़ गया, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या है, तालाब है, ठीक है। देखिए गाइस, लाइफ में मतलब एग्ज़ाम्स कई सारे आते रहेंगे, लेकिन आपको स्ट्रेस की तरह पढ़ाई नहीं करनी है कि लगातार पढ़ते रह जा रहे हैं और लाइफ आपकी पीछे छूट जा रही है, ऐसा नहीं करना है। सिलेक्शन एक बार मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, उसके बाद आप मस्ती कीजिएगा, लेकिन अंडर प्रेशर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बच्चे अंडर प्रेशर प्रिपरेशन करते हैं और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कई सारी चीज़ों जो उन्होंने पढ़ी होती है वो भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉमेडी को, थोड़ा सा फनीनेस को भी अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिएगा। 1-2 घंटे पढ़ने के बाद अपनी फैमिली के साथ में जा कर के बैठिए, छोटे भाई बहन उनसे बातें कीजिए, टीवी देखिए, मूवीज़ देखिए थोड़ा बहुत 5-10 मिनट की, ठीक है। और मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपने 1-1.5 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, और उसके बाद फिर कहीं टहल कर आ जाइए गार्डन में, या आपको रूम है कहीं पे तो वहाँ 5-10 मिनट टहल लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन ना बूस्ट अप हो जाता है, दोबारा से स्टार्ट करता है एक अच्छी एनर्जी के साथ में, ठीक है। तो ये बेस्ट होता है आपके लिए। चलिए एल्गल ब्लूम पे आते हैं। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है, मान लीजिए आपका वाटर बॉडी है, ठीक है, जो कटोरे की तरह नज़र आ रहा है। तो इसी वाटर बॉडी के अंदर मान लीजिए तालाब है, और ये कहीं से छोटा सा, मतलब आपको तो पता ही है कि वाटर बॉडी में किसी भी पानी में या जलाशय में या पानी में कहीं पे भी धूप आती है तो वहाँ पे एल्गी पैदा होना है, ठीक है। पानी नहीं भी है, मॉइस्चर है, तो भी वहाँ पे एल्गी पैदा हो जाता है, ठीक है। इतना ढीठ है आपका एल्गी। अब देखिए, अब इसने क्या करा कि अभी ये एक कॉर्नर में, ठीक है। अब जैसे जैसे और ज़्यादा धूप लगी, पानी मिला, धूप लगी, पानी मिला, तो धीरे धीरे इसने क्या किया, अपना साम्राज्य बढ़ा दिया, और ये पूरे वाटर बॉडी के ऊपर इस तरीके से फैल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन क्या हुआ कि ये सारे एल्गी क्या करते हैं, पानी के नीचे जितने भी जीव रहते हैं ना, इन्हें पता है, आपको पता है कि इन्हें क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं, आपको पता है कि इन्हें क्या चाहिए, धूप चाहिए होती है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स धूप को ही देख करके जीवित रहते हैं। आप बताइए, ये जो पूरी वाटर बॉडी है, इसे तो एल्गल ब्लूम ने ढक दिया, ठीक। अब नीचे ना धूप मिल रही है, ना ठीक तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है, जो ऑक्सीजन थी वो सब इन लोगों ने सोख ली। अब क्या हुआ कि नीचे जितने भी कीड़े मकोड़े मछलियाँ होते हैं, सबके सब धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स को खा करके ही ये जीवित रहती हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ही नहीं, सबके सब मर गए। तो अब क्या होता है कि एल्गल ब्लूम हो जाने के कारण ये जलाशय के अंदर जितने भी जीवित प्राणी रहते हैं ना, ये सभी मरना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन लेवल होता है या जो न्यूट्रिशन लेवल होता है इसका, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, और इसी कारण जो होता है, ये एक प्रक्रिया होती है इसके अंदर, जिसे यूट्रिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रू फॉर स्लाइम मोड्स, यानी कि स्लाइम मोड्स के बारे में कौन सा चारों में से ऑप्शन है जो सही है। पहला देखिएगा, स्लाइम मोड्स आर पैरासिटिक, प्लाज्मोडियम विद ट्रू वॉल्स, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। ऑप्शन नंबर बी है स्पोरोफिटिक, प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। डिस्पर्जन मतलब होता है फैलना, ठीक है, सीड का फैल जाना। सी है आपका पैरासिटिक, प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। नेक्स्ट है आपका डी स्पोरोफिटिक, प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स, स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय करंट, बाय एयर करंट। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। स्लाइम मोल्ड के रिस्पेक्ट में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि दे आर सेप्रोफिटिक। क्यों? क्योंकि ये फंगस होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ प्लाज्मोडियम होते हैं और इनके पास जो वॉल्स होती है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं वो करंट के द्वारा, एयर करंट जो होता है यानी कि पानी के बौछारों के साथ में, सॉरी पानी नहीं, हवा की जो झोंके आते हैं ना, उनके हवा की झोंकों से इनके जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, यानी कि छितर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उसे भी एक बार देख लीजिए। हालांकि कई बार ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना भी तो ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। तो स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? आपके सॉइल ड्वेलिंग अमीबा होते हैं, ठीक है। अमीबा नहीं होते, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है, अमीबा नहीं होते। तो लेकिन स्ट्रक्चर इनका अमीबा जैसे, तो आप उनको यही कहेंगे ना, अमीबा कहेंगे। तो ये क्या होता है, ये ब्रेनलेस होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और कई बार मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, सैप्रोफिटिक इनका न्यूट्रिशन होता है, प्लाज्मोडियम होते हैं विदाउट वॉल्स, स्पोर जो होते हैं उनकी हवा के झोंकों के साथ में डिस्पर्स होते हैं, यानी कि छितरते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, यानी जो किंगडम प्रोटिस्टा है उन उसका इन चारों के रिस्पेक्ट में कौन सा जो आंसर है वो सही होगा, कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लाइफ साइकिल शोइंग स्पोरिक मियोसिस, उनके जीवन चक्र में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है स्पोर्स के लेवल पे। सेकंड देखिए कि लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक मियोसिस, यानी कि लाइफ साइकिल में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तब। सी है आपका लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस, और लास्ट है आपका लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको नजर आएगा जो इनकी लाइफ साइकिल होगी उसमें आपको जाइगोटिक मियोसिस नजर आती है। जाइगोटिक मियोसिस मतलब कि अर्धसूत्रीय विभाजन, यानी कि मियोसिस तब होता है जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है और गैमेटोजेनेसिस हो जाती है तब, ठीक है, सॉरी गैमेटिक मियोसिस हो जाती है तब। ये टर्म आप देख रहे हैं ना गैमेटिक मियोसिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जब गैमेट्स कैसी होती हैं, जब किसी एक स्पेसिफिक सेल से जब गैमेट्स बनती है तो वो सेल कैसी होती है हैप्लॉइड केस में, बाद में वो मियोसिस के अंडर वो होती है और उसके बाद फिर वहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन है वो होती है। सिमिलरली जाइगोट है ना, जाइगोट हमेशा 2n टाइप होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद जब उसकी बॉडी डेवलप करती है आगे चल करके मेन प्लांट बॉडी में, तब वह मियोसिस होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिएगा कि जाइगोटिक मियोसिस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने जीवन चक्र का ज़्यादातर टाइम हैप्लॉइड कंडीशन में बिताता है, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस की हम बात कर रहे हैं, हैप्लॉइड केस में जाता है, लेकिन जब जाइगोट बनता है ना तो हमेशा डिप्लॉइड ही रहता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब जो गैमेटिक मियोसिस होती है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना जीवन चक्र का सेकंड फेज जो है वो कंप्लीट करता है, और किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस दोनों ही शो करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न में कुछ गड़बड़ी के कारण जो है वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे डिक्टेट कर देते हैं, आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इन डाई एटम्स एक्सोस्पोर्स हेल्प इन, डाई एटम्स के अंदर जो एक्सोस्पोर्स होते हैं वो किस तरीके से मदद करते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है आपका मेटाबॉलिज्म, देखिए आंसर आप सभी के सामने शो ही कर रहा है। तो पहला है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है आपका स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन और लास्ट है आपका ग्रोथ, ठीक है। तो आपका जो आंसर है दैट इज रिप्रोडक्शन, यानी कि डाई एटम्स के केस में जो एक्सोस्पोर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे? तो देख लीजिए यहाँ पे जो एक्सोस्पोर्स होते हैं ना, इनका मेन रोल होता है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, जिसे डोरमेंसी कहा जाता है, और इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इसका एकदम अछूता टर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द चीफ टाइप ऑफ स्पॉइलेज इन स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क में बी, यानी कि जो मीठा दूध होता है, ठीक है, कंडेंस मिल्क, कंडेंस मतलब क्या, गाढ़ा किया हुआ दूध, तो उसमें जो स्पॉइलेज होती है वो किसके कारण होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका गैस फॉर्मेशन बाय सुक्रोज फर्मेंटिंग ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी है आपका थिकनिंग कॉज्ड बाय माइक्रोकॉकिस। ऑप्शन नंबर सी है आपका मोल्ड कॉलोनीज ग्रोइंग ऑन सरफेस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लीनिंग इन प्लेस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लीनिंग इन प्लेस, ठीक है। क्लीनिंग इन प्लेस का क्या सेंस बन रहा है, अब आप ये कहेंगे कि कोई जगह अगर साफ़ करते हैं तो कंडेंस मिल्क जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है गाइस, कि जब आप कोई चीज़ साफ़ करते हैं तो डस्टिंग वगैरह करते हैं तो इससे क्या होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्रिएट होता है, या डस्टिंग वगैरह जो है किसी कारणवश अगर कंडेंस्ड मिल्क में पहुँच जाती है, ठीक है, तो कोई भी असर नहीं पड़ता है स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क के ऊपर। लेकिन इन जो तीनों आप ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं ना, इन सभी के कारण स्वीटेंड मिल्क जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या नहीं है इसमें से ऑप्शन, तो हमने पहले ही कहा था जब भी आपके सामने क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाए तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरलाइन द नेगेटिव टर्म नॉट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। उसके पहले देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए कि गैस फॉर्मेशन जो होती है सुक्रोज फर्मेंटेशन में, ये ईस्ट के द्वारा होती है, और ये काइंड ऑफ स्पॉइलेज है जो कि इंडिकेट करती है स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क को, ठीक है। और लास्ट है आपका सेकंड है आपका थिकनिंग कॉज्ड बाय माइक्रोकोकी एंड मोल्ड्स कॉलोनीज ग्रोइंग ऑन सरफेस और आर ऑल्सो स्पॉइलेज इंडिकेट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका ब्लू चीज़ मोल्ड इज़, यानी कि जो नीला चीज़ मोल्ड है वो किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टैकीबोट्रेस कैटारम। ऑप्शन नंबर बी है आपका एस्परजिलस नाइजर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेनिसिलियम चैम्बर्टी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेनिसिलियम रॉकफोर्टी जो है इसे ब्लू चीज़ मोल्ड के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशंस, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि जितना आप चीज़ें रिपीट करेंगे ना वो क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में स्ट्रांगली प्रिंट होगा। तो देखिए ब्लू चीज़ मोल्ड की बात करी जा रही है, तो ब्लू चीज़ मोल्ड कहा जाता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी को, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर था आप सभी के लिए। ब्लू चीज़ मतलब नीला चीज़ मोल्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कैमेम्बर्ट मोल्ड इज, तो कैमेम्बर्ट जो मोल्ड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ऑप्शन नंबर बी है स्टैकीबोट्रेस कार्टारम। ऑप्शन नंबर सी है एस्परजिलस नाइजर। ऑप्शन नंबर डी है आपका पेनिसिलियम चैम्बर्टी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेनिसिलियम कैमेबर्टी जो होता है इसे कैमेबर्ट मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टर्म को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक ट्रिक के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि पेनिसिलियम जो है, ठीक है, पेनिसिलियम जब एक पावरफुल प्रोटीन जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि फैट स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जितने भी तेलीय चीज़ें होती है ना जिनमें आपके फास्ट फूड आते हैं तो उनको सड़ाने के लिए पेनिसिलियम के पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि एक चीफ एजेंट होता है चीज़ों का, ब्लू चीज़ जो होती है और कैमेम्बर्ट जो होता है, इन सभी के जब पकाने के लिए जब पकता है तो उसके अंदर इन चीज़ों को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो कैमेम्बर्ट मोल्ड जो होता है उसे कहा जाता है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ हम राइपनिंग की मतलब बात करें अच्छा सेंस में पकाने का नहीं गाइस। पकाने मतलब होता है कि उसको आपने कई सारे टाइम के लिए स्टोर करके रखा तो धीरे धीरे करके वो अपनी सारी स्टेजेस मतलब मैच्योरिटी भी क्रॉस कर गया। जैसे होता है ना कि आप बड़े हुए, ठीक है, एडल्ट हुए, उसके बाद फिर आप वृद्धावस्था में चले गए, ठीक है, तो उस टाइम पे आप रनिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है, कोई क्रिएटिव टास्क भी नहीं कर सकते हैं और आपसे ज़्यादा वेट भी नहीं उठता, तो बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पे होगी। राइपनिंग मतलब होता है वो अपनी मैच्योरिटी की स्टेज से बाहर, यानी कि अब यूजलेस हो गया,
ठीक है। तो आपको ये जो टर्म है ना उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिल्क मॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको स्टिक मार्क करना है। मिल्क मॉल्ट जो है इसे क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टैक्यबोर्डिस कार्टारम, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्लियोट्राइकिया जियोट्राइकम कैंडिडम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेनिसिलियम चैम्बर्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लियोट्राइकियम कैंडिडम जो है आपका ये मिल्क मॉल्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एयर एग्जामिनेशन। मिल्क मॉल्ट क्या होता है आपका, तो ये होता है जियोट्राइकियम कैंडिडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उसके पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि मिल्क मॉल्ट जो होता है, जिसे अभी हमने कहा क्या कहते हैं उसे, जियोट्राइकियम कैंडिडम। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन बिटवीन ईस्ट और मोल्ड के बीच में पाया जाता है, यानी कि दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, लेकिन ना ये तो ये ईस्ट होता है ना ही मोल्ड है कम्प्लीटली। ठीक है, ये जो कल्चर्ड मिल्क होता है ना, जो कि एकदम वेलवेटी सा वाइट कोटिंग जो आपको नज़र आएगी, तो उसके सरफेस पे पाए जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें मिल्क मॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ना कि दूध है उसको आपने कई दिनों तक रख दिया, तो ऊपर की जो मलाई है ना उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये इसी के कारण पाया जाता है, इसीलिए इसे मिल्क मॉल्ट कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की सीरीज़ का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू मॉल्ट, यानी मॉल्ट के कारण निम्नलिखित में से क्या है जो आपको नज़र आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका डिस्कलरेशन, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑन ऑफ फ्लेवर, ऑप्शन नंबर सी है आपका डिसकलरेशन एंड ऑफ फ्लेवर, और लास्ट है आपका फ्रेशनेस। तो यानी कि जब मोल्ड जो किसी कारणवश जो फंजाई है या फंगस है वो ख़राब कर देता है किसी भी फूड मटेरियल को, तो उसके अंदर क्या है वो जो आपको नज़र आता है। पहला डिसकलरेशन यानी कलर बदल जाता है, दूसरा ऑफ फ्लेवर यानी कि फ्लेवर चला जाता है, तीसरा डिसकलरेशन और ऑफ फ्लेवर यानी कि जो आपका फूड मटेरियल है उसका कलर भी ख़राब हो जाता है और फ्लेवर भी। ठीक है, तो आपका बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिसकलरेशन, यानी कलर भी ख़राब हो जाता है उस फूड मटेरियल का और जो फ्लेवर है वो भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी इस टॉपिक से रिलेटेड वो आज की ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट जो सीरीज़ है हमारी कल, उसमें हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, अलग अलग टॉपिक से उठा करके करीब 10-15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उस टॉपिक से बन सकते हैं। अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्लैरिफिकेशन भी देंगे, अगर नहीं ज़रूरत है तो हम उन चीज़ों को वहाँ से स्किप कर देंगे। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ज़रूर भूलिएगा। और गाइज़ जो छोटी बहुत आपको यहाँ पे एरर दिखती है तो प्लीज़ उसके लिए उसके साइड में कंपनसेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके की जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं प्रैक्टिस सेट की, उनको पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।